रात के सन्नाटे में गांव की एक पुरानी हवेली खौफ का मंजर बनी हुई थी। आर्यन और कबीर, जो शहर से घूमने आए थे, शर्त लगाकर उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना रखा था। आर्यन, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देख रहे हो हवा में कितनी अजीब सी गंध है। अरे यार कबीर, तू तो फट्टू निकला। देख इस पुराने आईने को, शायद इसमें राजा महाराजा अपनी शक्ल देखते होंगे। जैसे ही आर्यन ने उस आईने से कपड़ा हटाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आईने का कांच धुंधला था, लेकिन उसमें दिख रही परछाई उनकी अपनी नहीं थी। आर्यन, आईने की तरफ देख। हम दो लोग हैं, लेकिन आईने में तीन परछाइयां क्यों दिख रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? पीछे मुड़कर मत देखना कबीर, बस धीरे धीरे दरवाजे की तरफ पर हो। जैसे ही वे पीछे मुड़े, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक पीला सूखा हुआ हाथ जिसके नाखून लंबे और काले थे। सालों बाद आज मुझे नया चेहरा मिलेगा। नहीं, हमें छोड़ दो। आर्यन, कुल्हाड़ी उठाओ और इस आईने को तोड़ दो। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे कबीर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी आत्मा खींच रहा है। आईने के अंदर से वही काली परछाई पूरी तरह बाहर निकल आई। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और चेहरे पर खाल लटकी हुई थी। वह धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन, भागो, खिड़की से कूद जाओ। यह मुझे पकड़ नहीं रही है। कबीर, मुझे बचाओ, ये मुझे आईने के अंदर ले जा रही है। कबीर ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ा एक पत्थर आईने पर दे मारा। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए और एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। लेकिन जब धुआं छंटा तो कमरा खाली था। न वहां परछाई थी, न आर्यन। आर्यन, कहाँ हो तुम? जवाब दो भाई। कबीर की नजर फर्श पर गिरे कांच के एक छोटे टुकड़े पर पड़ी। उसमें आर्यन की तस्वीर कैद थी, जो अंदर से कांच पीट रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। कबीर अब उस कमरे में अकेला था और आईने के टुकड़े उसे घूर रहे थे। कबीर की चीखें खाली कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट आईं। आर्यन गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। उसकी नजरें फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर टिकी थीं। एक छोटे से टुकड़े में उसे आर्यन की छवि दिखाई दी, जो अंदर से कांच पीट रहा था और बेतहाशा चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज कबीर तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह दृश्य कबीर के दिल को चीर गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उससे छीन लिया गया हो। वह अकेला था उस भयावह कमरे में, जहां आईने के टुकड़े किसी प्रेत की आंखों की तरह उसे घूर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? आर्यन, मेरा भाई, वो वहां अंदर फंस गया है। डर और निराशा का एक ठंडा झोंका कबीर के शरीर से होकर गुजरा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अब रोने का समय नहीं था। उसे आर्यन को वापस लाना था, किसी भी कीमत पर। वह जानता था कि यह कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि एक पोर्टल था, एक द्वार किसी दूसरी दुनिया का। उसे याद आया दादाजी की पुरानी कहानियां, जिसमें उन्होंने रहस्यमयी आईनों और उनके पीछे छिपी दुनियाओं का जिक्र किया था। तब कबीर को ये सिर्फ कल्पना लगती थी, लेकिन अब हकीकत उसके सामने थी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा आर्यन, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कमरे को स्कैन किया, किसी सुराग की तलाश में। उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी की हुई थी। अलमारी के दरवाजे पर एक पुराना, धूल भरा रजिस्टर पड़ा था। कबीर ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। रजिस्टर दादाजी की हस्तलिपि में था। उसमें आईने के बारे में विस्तृत जानकारी थी। रजिस्टर के पहले पन्ने पर लिखा था, दर्पण द्वार, दो दुनियाओं का संगम। आगे लिखा था कि यह आईना सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि एक अदृश्य दुनिया का प्रवेश द्वार है। इसे सिर्फ पूर्णिमा की रात में ही खोला जा सकता है, और इसे खोलने के लिए एक विशेष मंत्र और एक प्रतीकात्मक बलिदान की आवश्यकता होती है। पूर्णिमा की रात, मंत्र, बलिदान। उसने तेजी से रजिस्टर के पन्ने पलटे। उसे एक नक्शा मिला, जो आईने के पीछे की दुनिया का था। वह एक भूल भुलैया जैसी जगह थी, जिसमें कई रहस्यमय कमरे और गलियारे थे।
नक्शे पर कुछ जगहों को लाल रंग से चिह्नित किया गया था, जिनके बारे में दादाजी ने चेतावनी दी थी कि वे खतरनाक हैं। कबीर ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। पूर्णिमा को अभी कुछ घंटे बाकी थे। उसे अब जल्द से जल्द तैयारी करनी थी। उसने रजिस्टर को अपनी पीठ पर लाद लिया और कमरे से बाहर भागा। उसे घर के बाकी हिस्सों में किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो उसे आईने के पीछे की दुनिया में जाने में मदद करे। उसे याद आया कि दादाजी के पुराने बक्से में कुछ अजीबोगरीब चीजें थीं। वह दादाजी के कमरे में गया, जो हमेशा बंद रहता था। उसने अलमारी में पड़ी एक चाबी निकाली और बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक पुरानी टॉर्च, एक कंपास, कुछ सूखे जड़ी बूटियां और एक छोटा चमकदार तावीज था। रजिस्टर में तावीज के बारे में लिखा था कि यह बुराई से बचाता है और आईने के पीछे की दुनिया में रास्ता दिखाता है। कबीर ने तावीज को अपनी गर्दन में डाल लिया और टॉर्च और कंपास को अपनी जेब में रख लिया। उसने जड़ी बूटियों को भी अपने साथ ले लिया, यह सोचकर कि शायद ये कहीं काम आए। मुझे यह करना ही होगा। आर्यन मुझ पर निर्भर है। वह वापस उसी कमरे में आया जहां आईना टूटा हुआ था। उसने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें ध्यान से देखा। उसे पता था कि आईने को फिर से जोड़ने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन शायद उन टुकड़ों से उसे आर्यन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। रजिस्टर में एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी। आईने के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको समय का ध्यान रखना होगा। यदि आप सूर्योदय से पहले वापस नहीं आते हैं तो आप हमेशा पूर्णिमा की रात का आगमन हो चुका था। खिड़की से चांदनी कमरे में फैल रही थी। कबीर ने रजिस्टर में दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, आईने के टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे, एक चमकदार धुंधली छवि बनाने लगे। वह आईना पहले जैसा नहीं था, बल्कि एक टिमटिमाते हुए पोर्टल जैसा दिख रहा था। मेरा रास्ता। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस चमकते हुए पोर्टल में कूद गया। जैसे ही वह अंदर गया, पोर्टल बंद हो गया और कमरा फिर से खाली हो गया। बस बिखरे हुए कांच। कबीर को लगा जैसे वह एक भंवर में फंस गया हो। उसके चारों ओर रंग और आकृतियां तेजी से घूम रही थी। उसे चक्कर आने लगा और पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई। कुछ देर बाद यह सब रुक गया। यह एक अंधेरी धुंधली जगह थी। हवा में नमी और एक अजीब सी मीठी गंध थी। उसने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में एक घना जंगल दिखाई दिया, जिसमें पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। पत्तियां काले रंग की थीं और जमीन पर काई जमी हुई थी। यहां कोई परिचित आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो डर पैदा कर रही थी। आर्यन, क्या तुम यहाँ हो? उसकी आवाज जंगल में खो गई। कंपास उसकी जेब में था, लेकिन उसकी सुई तेजी से इधर उधर घूम रही थी, जैसे कि वह किसी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रही हो। इसका मतलब था कि यह दुनिया पूरी तरह से अलग नियमों पर चलती थी। उसने रजिस्टर निकाला और नक्शे को देखा। वह अब छायावन नामक क्षेत्र में था, जो नक्शे पर लाल रंग से चिह्नित था। दादाजी ने लिखा था कि यह जगह खतरनाक प्राणियों से भरी हुई है। उसे सावधान रहना होगा। मुझे रास्ता खोजना होगा। कबीर ने रास्ता खोजते खोजते वो भी उस दुनिया में फंस गया। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, बिना जानकारी लिए किसी भी पुराने घर में न घुसे। फिर से सूर्य उदय हुआ और सुबह हो गई। आज भी वहां का नाम सुन के लोग डरते हैं। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, बिना जानकारी लिए किसी भी पुराने घर में न घुसे। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा आपको। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।